प्रदेश भर में आज आयोजित किया गया सीईटी परीक्षा का पहला चरण। 6.5 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने 2 शिफ्टों में दी परीक्षा। प्रशासन ने परीक्षा के लिए किए पुख्ता इंतजाम। देश भर में आज मनाया जा रहा 26वां कारगिल विजय दिवस। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने किया वीर शहीदों को नमन। रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाकर दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल करनाल में आयोजित सफाई मित्र सम्मान समारोह में हुए शामिल। शहर में स्वच्छता को लेकर किए गए बेहतरीन प्रयासों के लिए सफाई मित्रों को किया गया सम्मान। और भारतीय वायुसेना की दिल्ली से रवाना हुई शौर्य भारत ईवी रैली का अंबाला में हुआ स्वागत। सेना के साथ पर्यावरण का विकास और भारत के रक्षकों को श्रद्धांजलि देने के लिए आदमपुर तक जाएगा कारवां। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कौर। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भर में आज सीईटी परीक्षा का पहला चरण आयोजित किया गया। परीक्षा को लेकर राज्यों में पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे। प्रदेश के 22 जिलों के अलावा चंडीगढ़ में भी व्यापक तैयारियां की गईं। 2600 से ज्यादा केंद्रों पर आज 2 शिफ्टों में 6.5 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने परीक्षा दी। कुल 13,48,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। सभी जिलों में डीसी, एसपी सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने परीक्षा केंद्र और बस स्टैंड का निरीक्षण किया। इसके अलावा परीक्षार्थियों को सेंटर तक पहुंचाने के लिए बसों के व्यापक इंतजाम किए गए। सेंटर पर जाने के लिए किए गए प्रबंधों से अभ्यर्थी भी खुश नजर आए। परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी निगरानी, फ्लाइंग स्क्वाड्स और अधिकारी भी तैनात थे। और प्रदेश में आज और कल आयोजित हो रही सीईटी परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रथम चरण की परीक्षा बहुत अच्छे से संपन्न हुई और शेष चरणों की बची हुई परीक्षा के लिए प्रशासन की पूरी तैयारी है। वे आज चंडीगढ़ स्थित आवास संत कबीर कुटीर में जन सुनवाई के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे को परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए सभी तैयारियां की गई। उन्होंने सभी को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिस उद्देश्य से वे परीक्षा में भाग ले रहे हैं वे उसमें सफलता हासिल करें। उन्होंने सभी परीक्षार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा संचालन के कार्य में लगे सभी अधिकारी और कर्मचारी भी बधाई के पात्र हैं। आज प्रथम सत्र का सीईटी का पेपर समापन हुआ है। मैं सभी विद्यार्थियों को, सभी छात्राओं को और जो अभी दूसरे सत्र में बैठने वाले हैं, कल भी सीईटी का पेपर है। मैं सभी छात्रों को, सभी स्टूडेंट्स को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस सारे सिस्टम में लगे हुए हमारे सभी अधिकारीगण, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से हैं और चाहे हमारे जो एग्ज़ाम ले रहे हैं, हमारे टीचर्स हैं या अन्य अधिकारीगण हैं, हमारे सभी अधिकारीगण जो इस सीईटी पेपर को सक्सेसफुल कराने में लगे हुए हैं, मैं उन सबको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कहा है कि सीईटी परीक्षा का आयोजन पूरे प्रदेश में बनाए गए सभी परीक्षा केंद्रों पर सुचारू रूप से करवाया जा रहा है। उन्होंने आज नूंह और सोनीपत में परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया। परीक्षा के पहले दिन नूंह में पुलिस लाइन स्थित डीएवी स्कूल के केंद्र वो निरीक्षण करने पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल 1 का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में करीब 13.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। सरकार ने सभी के लिए जरूरी व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में सीईटी परीक्षा को पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ आयोजित करवाया जाएगा, जिससे योग्य उम्मीदवारों को रोजगार के बेहतर मौके मिलेंगे। उन्होंने सीईटी की परीक्षा दे रहे सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी परीक्षार्थी अच्छे प्रकार से परीक्षा दें। उन्होंने बताया कि नूंह में सीईटी परीक्षा पहली बार आयोजित हो रही है और सुचारू रूप से परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित करने के लिए अच्छे प्रबंध किए गए हैं। परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क बस सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि जिन अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी नहीं किए गए, उन अभ्यर्थियों के आवेदन में विभिन्न प्रकार की कमियां थीं और ज्यादातर ने अपनी डिटेल देने के बाद हस्ताक्षर नहीं कर रखे थे। उन्होंने कहा कि वे आशा करते कि ऐसे अभ्यर्थी भविष्य में जब भी आयोग में किसी पद के लिए आवेदन करेंगे तो ऐसी गलती नहीं होगी।
एग्जाम है, टोटल जो बच्चे हैं 13,48,000 बच्चे ने अप्लाई किया है, मैक्सिमम ने रोल नंबर डाउनलोड कर लिया है। तो मैं आज सेंटर्स में यही देखने आया था कि बच्चों का बड़ा उत्साह है, बच्चे आए हुए हैं और अरेंजमेंट्स हैं। डीसी साहब मेरे साथ विजिट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे से अरेंजमेंट है, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बच्चों से मिलकर आया हूँ और बड़े अच्छे से एग्जाम हो। प्रदेश भर में आज ग्रुप सी की भर्ती के लिए सीईटी की परीक्षा का प्रथम चरण आयोजन किया गया। आज विभिन्न जिलों के सभी केंद्रों पर 2 पारियों में परीक्षा करवाई गई। परीक्षार्थियों ने सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना शुरू कर दिया था। लाखों परीक्षार्थियों ने रोडवेज की बसों में सवार होकर परीक्षा के लिए पहुंचे। परीक्षा के लिए बड़े स्तर पर व्यापक प्रबंध किए गए थे और किसी चूक से बचने के लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम थे। इस दौरान हजारों पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर तैनात रहे और जारी दिशा निर्देशों के तहत अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा संपन्न करवाने के लिए कई कर्मचारी ड्यूटी पर मौजूद थे। कैथल में कई केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा हुई। जिला उपायुक्त ने पुलिस अधीक्षक के साथ सुबह बस स्टैंड पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लिया। परीक्षा के लिए कैथल से 600 बसें चलाई गई थी। कैथल से सुबह 2:30 बजे से ही रोडवेज की बसों के अलावा प्राइवेट बसों में परीक्षार्थियों को पंचकुला, जींद और चंडीगढ़ ले जाया गया। जिला उपायुक्त ने बताया कि परीक्षा पूरी तरह से फ्री एंड फेयर हो, इसके लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रबंध किए गए। परीक्षा केंद्र के बाहर तैनात पुलिस वालों ने परीक्षार्थियों की पूरी तरह से जांच कर उन्हें अंदर भेजा। परीक्षा सुचारू रूप से चली। सीईटी एग्जाम 2025 का पहला स्तर शुरू हो चुका है। कैथल जिले से सुबह 3 बजे अपने गंतव्य स्थान चंडीगढ़ और पंचकुला के लिए स्टूडेंट्स को लेकर के बसेस चली गई थी। वहां से जो रिपोर्टिंग आई है उसके हिसाब से सभी बच्चे अपने अपने सेंटर्स पे जा चुके हैं। कैथल में आने वाले स्टूडेंट्स को जींद से आना था, इनके लिए शटल सर्विसेज मुहैया कराई गई थी। सभी बच्चों को लेकर के सभी सेंटर्स पे पहुंच गए हैं और पुलिस अधीक्षक के साथ में मैंने स्वयं काफ़ी सारे सेंटर्स का दौरा किया। सभी जगह पे जर्नल्स, फ्रिस्किंग और बाकी सारी सुविधाएं जो कैंडिडेट्स को दी जानी थी वो अपने सुनिश्चित स्थान पर पाई गई। उसके अलावा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को जिन भी सेंटर्स पे जाना था उनको घर से लेकर के सेंटर्स तक की सुविधा उपलब्ध कराई गई, जो कि हरियाणा सरकार और कमीशन का मार्गदर्शन था। उधर सिरसा में आज सीईटी परीक्षा के पहले दिन परीक्षार्थियों में उत्साह देखने को मिला। पहले शिफ्ट की परीक्षा खत्म होते ही परीक्षा केंद्र से बाहर निकले परीक्षार्थियों ने खुशी जाहिर करते हुए सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि परीक्षा को लेकर सरकार द्वारा बसों को फ्री किया जाना एक अच्छा कदम है। इससे परीक्षा केंद्र पर पहुंचने में देरी नहीं हो और परीक्षा अच्छी तरह से दे पाए। सिरसा में तकरीबन 59,000 परीक्षार्थी सीईटी की परीक्षा देंगे। जिले में परीक्षा के लिए 64 सेंटर बनाए गए। जिले में बीएनएस की धारा 163 लगाई गई और परीक्षा केंद्र के 500 मीटर तक के दायरे में फोटोस्टेट और इंस्टीट्यूट को बंद करवाया गया। परीक्षा केंद्र के अंदर और बाहर सुरक्षा का कड़ा पहरा रहा। सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास वाईफाई कनेक्टिविटी युक्त किसी भी प्रकार के यंत्र या डिवाइस का उपयोग और 200 मीटर के अंदर लाउड स्पीकर का उपयोग भी बंद रहा। दाबीपुर से बढ़िया व्यवस्था थी, सब कुछ सही था, बिल्कुल नहीं कोई परेशानी नहीं है। ठीक था सर, जिनकी अच्छी तैयारी है सर उनके लिए तो बहुत ही अच्छा था। बाकी रीजनिंग वगैरह थोड़ा हल्का टफ थी सर, थोड़ा सा मुश्किल था, कोई बाकी अच्छा हुआ, नहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। प्रदेश में जहां एक और सीईटी परीक्षा के दौरान राज्य सरकार ने इसके सफल संचालन में अपनी भूमिका निभाई, तो वहीं भिवानी की मामा भांजी ने 2 अलग अलग दिव्यांग महिला परीक्षार्थियों की मदद कर परीक्षा के इस पावन यज्ञ में अपनी आहुति दी। 11वीं की छात्रा भांजी ने जहां दृष्टिबाधित महिला परीक्षार्थी के लेखक के तौर पर उसकी परीक्षा देने में मदद की, वहीं मामा ने 70% दिव्यांग महिला को गांव से भिवानी के परीक्षा केंद्र तक अपने वाहन में पहुंचाने की सहायता दी। गांव उमरावत के रहने वाले दृष्टिबाधित दंपति ओम प्रकाश और उनकी पत्नी जसवीर देवी कौशिक ने अपनी पहचान में जब 11वीं की छात्रा नितिका दुहन से जब बतौर लेखक मदद मांगी तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी और सीईटी परीक्षा में उनका पेपर लिखा। वहीं तो शाम में ग्राम सचिव के पद पर तैनात मामा विकास कुमार ने ड्यूटी पर रहते हुए गांव ढाणी सरल की 70% दिव्यांग पूनम को तो शाम से निजी वाहन की व्यवस्था कर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने का काम किया। अलग अलग स्थानों पर दिव्यांग सीईटी परीक्षार्थियों की मदद करने के पीछे मामा भांजी का यही मकसद था कि परीक्षार्थी समय से परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर अपना भविष्य बनाकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें।
इसके अलावा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने भी परीक्षार्थियों के ठहरने और आने जाने की व्यवस्था में प्रशासन का सहयोग किया। ये जिसका दृष्टि के जो एग्जाम चले हैं ना PWD के, उन संबंधित 2016 की गाइडलाइन के अनुसार एक स्टेप बिलो राइटर बिठाया जा रहा है इनको, और जो CT का एग्जाम है उसमें भी +1 के छात्र हर जगह पर बिठाए जा रहे हैं और अपनी इच्छा से ये स्टूडेंट अपने पेपर दे रहे हैं इनके। तो मैं आज CT का पेपर देने के लिए पहुंची हूँ। लो विजन हूँ, ब्लाइंड का निर्देश हूँ, तो राइटर के थ्रू अपना पेपर दूंगी। ये गुड़िया ये मेरा पेपर भरेगी और मैं बताऊंगी इनको कैसे क्या भरना है। तो जो सरकार के अकॉर्डिंग उन्होंने किया है, कानून ने किया है, उसी के अकॉर्डिंग 12th बेस का पेपर है तो 11th बेस का राइटर बिठाया गया है। मेरी कैंडिडेट है वो विजुअली इम्पेयर्ड है, उनको प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं एज अ राइटर उनके हेल्प करूंगी और मैं 11th क्लास में हूँ। सरकार की गाइडलाइंस के तहत मुझे मौका मिलता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रदेश में 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर एक बड़े कार्यक्रम के आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चर्चा की। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि केशाऊ बांध सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके अलावा राज्य में संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति से भी केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज एक मजबूत और सशक्त राष्ट्र के रूप में खड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, देश में हो रहा तेज विकास विपक्ष को हजम नहीं हो रहा। आदरणीय अमित शाह जी से चर्चा की है और हरियाणा में क्या क्या कार्य चल रहे हैं उनसे भी अवगत कराया कि इस देश में जिस गति से काम करना चाहिए था विपक्ष उस काम को उस गति से करने में नाकाम रहा है। मोदी जी ने भारत को 11 वर्षों में बदला है। मोदी जी ने भारत के गांव शहर के अंदर गति से काम किया है। 11 वर्षों में मोदी जी ने लोगों के जीवन को सरल करने का काम किया है। इन 11 वर्षों में मोदी जी ने एक योजनाबद्ध तरीके से गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। देश भर में आज 26वां कारगिल विजय दिवस मनाया गया। कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। यह उस दिन भारत की उस ऐतिहासिक जीत की याद दिलाता है जब 1999 में ऑपरेशन विजय के अंतर्गत भारतीय सेना ने कारगिल में पाकिस्तानी सेना और घुसपैठियों को भारतीय क्षेत्र से बाहर खदेड़ दिया था। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए भारत के वीर सैनिकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ नई दिल्ली राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाकर कारगिल युद्ध के वीर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने संदेश में लिखा, कारगिल विजय दिवस के अवसर पर वे उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। यह दिन हमारे सैनिकों की असाधारण वीरता, साहस और अटूट संकल्प का प्रतीक है। उनका समर्पण और सर्वोच्च बलिदान देश के प्रत्येक नागरिक को सदैव प्रेरित करता रहेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X पर कहा कि कारगिल विजय दिवस मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूतों की अद्वितीय वीरता और साहस की याद दिलाता है। उन्होंने लिखा, यह अवसर हमें उन साहसी वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने भारत माँ की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हम उनके साहस को नमन करते हैं। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल युद्ध के वीरों की अतुलनीय बहादुरी को याद करते हुए कहा कि कारगिल विजय दिवस पर वे उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने दुर्गम और कठिन परिस्थितियों में भी राष्ट्र की रक्षा के लिए अद्वितीय साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। उनका बलिदान भारतीय सशस्त्र बलों के अडिग संकल्प का कालातीत प्रमाण है। भारत हमेशा उनका ऋणी रहेगा। कारगिल विजय दिवस पर वीर शहीदों की स्मृति में द्रास में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। द्रास के कारगिल युद्ध स्मारक पर आज कारगिल युद्ध के शहीदों को सेना ने श्रद्धांजलि दी। इस
अवसर पर खेल मंत्री मनसुख मांडविया, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत गौरव गाथा बैंड से हुई। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि दी और 545 दीप जलाए। इस दौरान शहीदों के शौर्य को याद करते हुए वीर नारियों, उनके परिजनों को भी सम्मानित किया। सेना की ओर से भारत और नेपाल के सभी 545 शहीद परिवारों को संपर्क किया गया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इंडस व्यू पॉइंट, ई श्रद्धांजलि पोर्टल और QR आधारित ऑडियो गेटवे सहित विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। राष्ट्र की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उन अमर शहीदों को स्मरण करते हुए और पाकिस्तान के नापाक इरादों पर मेरी ऐतिहासिक विजय की 26वीं वर्षगांठ को समर्पित इस पावन अवसर पर सम्मिलित होकर मैं स्वयं को अत्यंत गर्वित और भावुक महसूस कर रहा हूं। हिसार में आज कारगिल विजय दिवस मनाया गया। इस मौके पर SDM ज्योति मित्तल ने वॉर मेमोरियल पर फूल चढ़ाकर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि यह दिन देश की रक्षा के लिए बहादुर सैनिकों द्वारा दी गई कुर्बानी को याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि हमें प्रण लेना चाहिए कि हमारे सैनिकों ने देश सेवा का जो उदाहरण दिया है उसे अपने जीवन में उतारें और बिना किसी स्वार्थ के देश की सेवा करें। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को देश की सेवा में शामिल होने के लिए आगे आना चाहिए। छब्बीस जुलाई को पूरे भारतवर्ष में कारगिल दिवस मनाया जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि कैसे हमारे सोल्जर्स ने अपनी जान गंवाकर हमारे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी की रक्षा की थी। तो इस देश में हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और मैं आपके माध्यम से भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और हम लोगों को ये भी प्रण लेना चाहिए कि जो वैल्यूज उन्होंने इंस्टिल की थी वो वैल्यूज भी हम लोग अपने जीवन में धारण करें। सेल्फलेस सर्विस का जो मोटो उनका है वो हमें अपनाना चाहिए। इस मौके पर पूर्व सैनिकों ने कहा कि कारगिल विजय दिवस हम सबके लिए बड़ा महत्व रखता है। कारगिल युद्ध में जिन वीर सैनिकों ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया, आज उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि जिला सैनिक बोर्ड के सदस्य भी आज के दिन शहीद परिवारों से मिलते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिक होने के नाते हम हर साल शहीद सैनिकों के सम्मान में हिसार पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और देश के शहीद हमेशा अमर रहेंगे। क्योंकि आज के दिन जो हमारे जवान शहीद हुए थे उनके श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ सभी एक सर्विसमैन और जो आप जैसे जो इसके अंदर चेष्टा रखते हैं वो यहाँ उपस्थित हुए। जो वीर सपूत हमारे जो भाई जांबाज जो शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये पूरे यहाँ एकत्रित हुए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम फौजी होकर के अपना फर्ज निभा रहे हैं। हर कारगिल दिवस या जो भी दिन आते हैं हम यहाँ पर हाजिर होते हैं और उसकी अपना करते हैं, हम समझ देते हैं। नंबर 2, जो भी हुआ है जो हो रहा है ये होता रहना चाहिए, क्योंकि शहीदों की चिताओं पर हंस यहाँ मिले, बाकी बनने वालों का भी नामो निशान होगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में करनाल को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा पुरस्कार मिलने को लेकर आज कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में सफाई मित्र सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने स्वच्छता को लेकर बेहतरीन काम करने वाले सफाई मित्रों को शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि करनाल को अपने इस स्थान को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता को लेकर हासिल की गई इस उपलब्धि का श्रेय आप सबको जाता है। उन्होंने बताया कि नए शहरों को स्वच्छता के लिए प्रोत्साहित करने को शीर्ष पर आने वाले शहरों की एक सुपर स्वच्छता लीग बनाएगी ताकि नए शहरों को भी प्रतियोगिता में आगे आने का मौका मिल सके। केंद्रीय मंत्री ने आने वाले समय में सभी शहरों को बेहतर स्थान हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करने की बात कही। तीसरे स्थान पर आया है और राष्ट्रपति महोदया ने सम्मानित किया है। मैं इसके लिए करनाल की मेयर, करनाल के हमारे पार्षद, करनाल के सफाई कर्मी और कारपोरेशन के जितने भी अधिकारी हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और साथ ही आग्रह करता हूं कि इस क्रम को जहाँ है यहाँ से तो नीचे ना आने दें, यहाँ भी मेंटेन रखें, इससे आगे बढ़ करके अपने स्थान को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ये काम करें। और करनाल न केवल करनाल बल्कि अपने और आसपास की जो नगर पालिकाएं हैं उनकी भी चिंता करके उनको भी सम्मानित कराएं।
वहीं समारोह में सम्मानित हुए सफाई मित्रों ने कहा कि करनाल को तीसरा पुरस्कार मिलने पर उन्हें बहुत खुशी हुई है। आज केंद्रीय मंत्री के हाथों से सम्मानित होना उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान है। भारतीय वायुसेना की नई दिल्ली से रवाना हुई शौर्य भारत ईवी रैली कल अपने 3 दिवसीय अभियान के तहत वायुसेना केंद्र अंबाला पहुंची। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। यह रैली आदमपुर तक जाएगी और वहां से दिल्ली वापसी करेगी। इसमें 40 इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ तीनों सेनाओं सहित DRDO, तटरक्षक, NCC और रक्षा मंत्रालय के कुल 80 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। सेना के साथ पर्यावरण का विकास थीम पर आधारित इस रैली का लक्ष्य भारत के रक्षकों को श्रद्धांजलि देते हुए पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना है। इस कार्यरैली का मकसद ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का स्मरण करते हुए सशस्त्र बलों की वीरता को सम्मानित करना भी है। एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर कमोडोर बी सतीश की अगुवाई में अंबाला में रैली का स्वागत करते हुए ध्वजारोहण समारोह का संचालन किया गया। ग्रुप कमांडर भूपेंद्र सिंह सहरावत ने कहा कि यह आयोजन भारत के सशस्त्र बलों के अदम्य साहस और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता के एक शक्तिशाली संगम का प्रतिनिधित्व करता है। यह आयोजन नागरिक सैन्य सहभागिता को बढ़ाता है और स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत के प्रभावशाली दायित्व और प्रयासों को दर्शाता है। यह रैली युवाओं से संवाद कर उन्हें सशस्त्र बलों में करियर बनाने को प्रेरित करने के लिए मार्ग में आने वाले कॉलेजों, विश्वविद्यालयों का भी दौरा करेगी। एक और जो मैसेज दे रहे हैं, जो संदेश देना है, वो पर्यावरण की रक्षा का संदेश हम दे रहे हैं। भारतीय कंपनी जो टाटा, उनकी जो ईवी की गाड़ी है, उन्होंने हमें प्रपोज किया तो पर्यावरण की रक्षा के लिए टू सेव द एनवायरनमेंट एंड रिड्यूस द फ्यूल डिपेंडेंसी, जो अपना हम आयात करते इतना फ्यूल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बाहर से, उनको कम करने के लिए, तो इस मकसद से हमने इस रैली को अपनाया है। यात्रा में शामिल वायुसेना के ग्रुप कैप्टन ज्योति मेहता ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से हमारी सेनाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। इस ऑपरेशन में हमारी सेनाओं ने अपनी कार्यकुशलता का परिचय देते हुए दुश्मनों के दांत खट्टे करने का काम किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना के अंबाला और आदमपुर केंद्र का अहम योगदान रहा। इस रैली के माध्यम से पर्यावरण को साफ सुथरा बनाए रखने का संदेश देने का काम भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से हम यह भी संदेश दे रहे हैं कि हम सब भारतीय नागरिक हैं और जो हमारी नैतिक जिम्मेवारी और कर्तव्य है उसका अनुशासन के साथ निर्वहन करना चाहिए। हमारे ऑप सिंदूर में जो हमारी सारी सेनाओं ने, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हमारे कोस्ट गार्ड के लोगों ने जो इतना अच्छा अपना डिस्प्ले दिया है, अपनी ब्रेवरी का, अपनी कार्यकुशलता का, उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसको फेलिसिटेट करने के लिए हम लोगों ने ये रैली निकाली है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कल करनाल के लघु सचिवालय में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की जिला स्तरीय बैठक की ली। इस दौरान उन्होंने अलग अलग विभागों से जुड़ी करीब 36 योजनाओं की समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने MP लैड योजना के तहत करनाल जिले की सभी 5 विधानसभा में 1-1 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए जाने की भी घोषणा की। इस दौरान उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जैसे देश में शहरों के बीच स्वच्छता की प्रतियोगिता आयोजित होती है, वैसे ही गांवों के बीच भी स्वच्छता से जुड़ी प्रतियोगिता आयोजित की जा सकती है। उन्होंने कहा कि करनाल जिला में स्वच्छ गांव की प्रतियोगिता आयोजित होनी चाहिए और सबसे साफ सुथरे गांव को पुरस्कृत करना चाहिए। यह प्रतियोगिता साल में आयोजित होनी चाहिए, इससे गांव में साफ सफाई को लेकर बेहतर परिणाम आएंगे। केंद्रीय मंत्री ने निर्देश दिए कि परिवार पहचान पत्र के अनुसार जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए ताकि ऐसे परिवारों की आय बढ़ सके। एक लक्ष्य निर्धारित करके ऐसे परिवारों की आय बढ़ाई जाए। केंद्रीय मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि हमें गर्भपात करने वाले गिरोह और अल्ट्रासाउंड के सेंटरों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इससे भविष्य में लिंगानुपात में सुधार आएगा। इसके लिए गोपनीय टीमें गठित करनी चाहिए और फिर पकड़े गए गिरोह पर कार्रवाई की जाए। इसी प्रकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण ऐसा एक विषय है जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 2015 पानीपत से शुरू किया था। उसके रिजल्ट सारे देश भर में भी अच्छे रहे। जहाँ भी रिजल्ट अच्छे हैं, आज मुझे बताया गया कि करनाल की जो जेंडर रेशियो है वो 971 है, जो अपने आप में बहुत ही एक अच्छे लेवल पर है। तो भी इसको मेंटेन रखने के लिए
और जितने भी PNDT एक्ट के अंतर्गत जो भी एक्ट की इस्तेमाल किया जाए, सख्ती की जाए, कहीं भी इस प्रकार के जो अल्ट्रासाउंड करा करके इस प्रकार के सेक्स डिटर्मिनेशन के जो काम होते हैं उसके ऊपर रोक लगाई जाए। चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट है, चाहे हमारा महिला बाल विकास विभाग है, इन सबको कहा गया कि इसके ऊपर भी पूरा ध्यान रखेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर गठित विधानसभा की विशेष समिति ने कल करनाल का दौरा किया। विधायक राम कुमार कश्यप की अध्यक्षता वाली इस समिति में प्रदेश के 8 विधायकों ने धरातल पर उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इससे पूर्व पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में समिति की बैठक हुई। समिति ने कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ITI का निरीक्षण भी किया। समिति के अध्यक्ष राम कुमार कश्यप ने बताया कि 3 विभागों का जायजा लेने के लिए समिति के सदस्य पहुंचे हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान विभागों के अधिकारियों से उनकी कार्यप्रणाली को लेकर जानकारी ली गई और धरातल पर इसका मुआयना किया गया। निरीक्षण के दौरान संस्थानों में मैन पावर, चिकित्सा उपकरण और जो जारी प्रोजेक्ट है उनकी भी जानकारी ली गई। आज 3 डिपार्टमेंट का जो है स्पॉट विजिट करने के लिए यहाँ पहुंची है। उसमें जो है कल्पना चावला की स्पॉट विजिट करेंगे। इसके बाद जो हमारी सिविल हॉस्पिटल है करनाल का, उसकी स्पॉट विजिट है। इसके बाद ITI का है। तो उसके बारे में हमने जो थ्योरी पे प्रैक्टिकली क्या क्या कार्यप्रणाली डिपार्टमेंट की है, तीनों डिपार्टमेंट की कार्यप्रणाली के बारे में हमने पूरी जानकारी जो है डिपार्टमेंट से ले ली। अभी मीटिंग करी उनके साथ। इसके बाद तीनों जगहों जाकर के स्पॉट मीटिंग विजिट का हम करेंगे। तो अब स्पॉट विजिट के लिए जा रहे हैं। स्पॉट विजिट में जो जानकारी मिलेगी वो आपको वो जानकारी उपलब्ध करा। समिति के सदस्य विधायक कृष्ण कुमार ने कहा कि आज विधानसभा की हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की बैठक थी, जिसमें सभी सदस्यों ने विभागों का दौरा किया। इससे विभिन्न विषयों के बारे में चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव की अपनी यात्रा पर भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और महासागर विजन में मालदीव को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि नई दिल्ली को माले का सबसे भरोसेमंद मित्र होने पर गर्व है और वह जरूरत के समय सबसे पहले मालदीव के साथ खड़ा रहा है। प्रधानमंत्री ने कल मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जो के साथ एक प्रेस को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंद महासागर के इस देश के लोगों को उसकी स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ पर बधाई भी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साल भारत और मालदीव अपने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं, लेकिन हमारे संबंधों की जड़ें इतिहास से भी पुरानी हैं और समुद्र जितनी गहरी हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी है। हिंद महासागर में शांति, स्थिरता और समृद्धि हमारा साझा लक्ष्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के सहयोग से बनाए गए 4000 सोशल हाउसिंग यूनिट्स अब मालदीव में कई परिवारों का नया आशियाना होंगे। उन्होंने बताया कि विकास साझेदारी की नई उड़ान के लिए मालदीव को लगभग 5000 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट देने का निर्णय लिया गया है। मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और महासागर विजन दोनों में एक अहम स्थान रखता है। भारत को मालदीव का सबसे भरोसेमंद मित्र होने पर भी गर्व है। आपदा हो या महामारी, भारत हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर साथ खड़ा रहा है। भारत मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे होने के मौके पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव को स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा, आपात स्थिति और मानवीय सहायता एवं आपदा प्रतिक्रिया में सहायता के लिए भीष्म हेल्थ क्यूब सेट भी सौंपे। उन्होंने कहा कि मालदीव जैसे भौगोलिक रूप से बिखरे हुए देश के लिए मेडिकल क्यूब्स का दान एक महत्वपूर्ण संपत्ति है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।